अब आते हैं सर अपने रिस्क असेसमेंट वाले स्टैंडर्ड्स में। अब देखना बेटा यहां पे ना रिस्क असेसमेंट वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं, यहां पे मेनली 3 स्टैंडर्ड्स हैं ऐसे, 315, 320, 330। 315, 320, 330। 315 किस चीज के बारे में है? सबसे पहले अपने को रिस्क असेस करना होता है, अपने को रोम का असेसमेंट करना पड़ता है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट करना पड़ता है बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक भजन है हमारे वहां पे एक पॉपुलर भजन है कि राम ना चलेंगे हनुमान के बिना। उसी तरीके से ऐसे 315 नहीं चलेगा ऐसे 330 के बिना। जहां जहां ऐसे 315 आएगा वहां वहां ऐसे 330 आएगा। 330 क्या बोलता है? रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, कि आपने साहब रिस्क आइडेंटिफाई किया, उससे काम नहीं चलेगा, आपको रिस्पॉन्स भी डिजाइन करना पड़ेगा, आपको अपना रिस्पॉन्स भी डिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसे 315, 330 हमेशा इकट्ठा देखा जाता है। और फिर 320 अपने आप में एक रिलेटेड स्टैंडर्ड है मेटलिटी का। तो सबसे पहले ऐसे 315, 330। अब देखना बेटा ऐसे 315 की ना यहां हम लोग लिमिटेड बातें करने वाले हैं। अगर आपको 315 बहुत डिटेल्ड में करना है, अच्छे से करना है, तो एक टॉपिक है आपका रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर है, सीए फाइनल में भी है और मजे की बात सीए इंटर में भी है। तो ये जो रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर्स हैं, इनके अंदर मैंने रिस्क का जो टॉपिक है बहुत डिटेल्ड में अच्छे से कराया है। तो आप एक बार रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर देख लीजिएगा, साथ में फिर ऐसे 315 करिएगा, आपको और मजा आएगा, चीजें और क्लियर होंगी। तो यहां इसलिए मैंने स्टैंडर्ड में कुछ टॉपिक स्किप किया हुआ है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन द रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर। अब देखना साहब, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब सबसे पहले तो रिस्क होता क्या है, रोम होता क्या है, इसकी बातें अपन करते हैं रिस्क असेसमेंट चैप्टर में। और मैंने नोट्स भी रिस्क असेसमेंट वाले नोट्स में दिया हुआ है। बट ठीक है यार, एक बार फिर से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। किसी ने रिस्क असेसमेंट का चैप्टर नहीं भी किया है, सीधा स्टैंडर्ड्स में भी पहुंच गया है, तो एक बार अपन रिस्क असेसमेंट की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर अगर हम रिस्क की बात करें, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है सर? ऑडिट रिस्क। आखिर ऑडिट में रिस्क क्या है? आखिर ऑडिट में रिस्क क्या है? आप बताना साहब। एज ए ऑडिटर हमारा काम क्या है? ओपिनियन देना। एज ए ऑडिटर हमारा काम क्या है? ओपिनियन देना। तो ऑडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क दैट ऑडिटर्स ओपिनियन में बी इनअप्रोप्रिएट। रिस्क दैट ऑडिटर्स ओपिनियन में बी इनअप्रोप्रिएट। मान लीजिए अपने को देना था मॉडिफाइड ओपिनियन, बट हमने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देकर हमने साहब दे दिया मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये जो रिस्क है ना, इसी को ऑडिट रिस्क बोलते हैं। ये जो रिस्क है ना सर, इसी को क्या बोलते हैं साहब? ऑडिट रिस्क बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहां पे ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं। यहां पे ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और एक होता है डिटेक्शन रिस्क, डीआर। रोम के फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। एक चीज याद रखिएगा, ये जो रोम की बात हो रही है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क की बात हो रही है, दिस अराइजेस एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता भाई। जबकि ये जो डिटेक्शन रिस्क की बात हो रही है सर, दिस अराइजेस एट द लेवल ऑफ ऑडिटर। दिस अराइजेस एट द लेवल ऑफ ऑडिटर, यानी डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के हाथ में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है सर? रिस्क दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन में भी इनअप्रोप्रिएट। ठीक है जी, कि अपने को देना था मॉडिफाइड ओपिनियन, हमने दे दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रोम, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। रोम के फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क। अब साहब इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में ज्यादा डिटेल्स में किया है। अब यहां पे सर इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? मान लीजिए आप किसी भी असर्शन के बारे में सोच लो। आप किसी भी असर्शन के बारे में सोच लो, व्हेन यू कंसिडर ऑफ एनी असर्शन, व्हेन यू कंसिडर ऑफ एनी आइटम। ठीक है जी, तो पार्टिकुलरली जब आप किसी भी असर्शन के बारे में सोचेंगे, जस्ट थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द आइटम। और नेचर ऑफ द आइटम के बारे में आप सोचो कि क्या रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो सर ये पेन है। अब ये पेन क्या सर? एक इन्वेंट्री है। नाउ जस्ट थिंकिंग अबाउट द नेचर ऑफ दिस आइटम, जस्ट थिंक अबाउट द नेचर ऑफ दिस आइटम। इसमें क्या रिस्क है? ऐसे गिरा, टूट गया, लिखते लिखते लिखना बंद कर दिया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नया पेन आ गया मार्केट में, ये पुराना पेन ऑब्सलीट हो गया, बेकार हो गया। ये रिस्क है ना यार।
ये स्पैन को लेकर रिस्क है, गोइंग बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पैन, गोइंग बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैन, इसी को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क, इसी को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। कि सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क में क्या बोला जाता है, आप इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में मत सोचो, आप इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में मत सोचो, आप ये अज्यूम करो कि इंटरनल कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं है। Assuming that there is no internal control system, just think about the characteristic of the item, and just by thinking about the characteristic of the item, आप ये सोचो कि क्या रिस्क है, और उसी रिस्क को बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। जैसे आइटम का ऑब्सलीट हो जाना, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हो जाना, तो एसेट का चोरी हो जाना, तो इसी को बोलते हैं सर इनहेरेंट रिस्क। जब आप कंट्रोल्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, जब आप कंट्रोल्स के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। तो सस्पेक्टिबिलिटी of an assertion being materially misstated when there are no internal control system, that is what we call as internal inherent risk। अब साहब कंट्रोल रिस्क के अंदर क्या होगा पता है, अब आप क्या बोलोगे, सर ऐसे कैसे, हम कंट्रोल्स भी तो लगाएंगे ना, कंट्रोल लगाएंगे तो चोरी कम होगी ना, बात तो सही है, कंट्रोल लगाने से चोरी कम होगी, बट कंट्रोल लगाने के बाद क्या रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा? दैट आंसर इज नो। कंट्रोल लगाने के बाद रिस्क एलिमिनेट नहीं होगा। कंट्रोल्स लगाने के बाद चोरी कम हो जाएगी, बट कंट्रोल्स लगाने के बाद रिस्क एलिमिनेट नहीं होगा। मान लो कंट्रोल्स लगाने से लेटस से कंट्रोल्स लगाने से आपको 75% एफिशिएंसी मिल गई, कंट्रोल्स लगाने से आपको 75% एफिशिएंसी मिल गई, मतलब 75% चांसेस है कि चोरी नहीं हो सकता, 25% तो अब भी चांसेस है कि चोरी हो सकता है, इसी को बोलते हैं कंट्रोल रिस्क, इसी को बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, बट फिर भी अगर वो रिस्क को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा या करेक्ट नहीं कर पा रहा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बट फिर भी वो रिस्क को प्रिवेंट नहीं कर पा रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, करेक्ट नहीं कर पा रहा, उसी को बोलते हैं सर कंट्रोल रिस्क, उसी को बोलते हैं सर कंट्रोल रिस्क। ठीक है जी, यानी रिस्क और भी कम हो गया, रिस्क और भी कम हो गया। सबसे पहले आपने क्या सोचा, इनहेरेंट रिस्क के बारे में सोचा कि इंटरनल कंट्रोल वगैरह को छोड़ो, नेचर ऑफ आइटम के बारे में सोचो और बताओ रिस्क कितना है। मान लो आपने बोला साहब 40% रिस्क है, आपने बोला 40% रिस्क है, या आपने बोला 60% रिस्क है, वो हो गया इनहेरेंट रिस्क। फिर आपने बोला कंट्रोल्स लगा लो, कंट्रोल्स लगा के रिस्क कम हो जाएगा, 75% इफेक्टिवनेस आ जाएगा। 75% इफेक्टिवनेस आ गया, बट 25% तो अब भी रिस्क है कि कंट्रोल्स लगाने के बाद भी चोरी को हम क्या नहीं कर पाएंगे, मिस स्टेटमेंट्स को रोक नहीं पाएंगे, उसको बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। उस 25% को बोलेंगे कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा था, कंट्रोल रिस्क कम हो गया। अब एंट्री हुई इस मूवी के अंदर अपने हीरो की यानी ऑडिटर की। अब ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करेगा, तो थोड़े बहुत मिस स्टेटमेंट्स तो वो भी डिटेक्ट करेगा, मैनेजमेंट से करेक्ट कराएगा। तो अल्टीमेटली ऑडिट करने के बाद मिस स्टेटमेंट्स और भी कम हो जाएंगे, ऑडिट करने के बाद मिस स्टेटमेंट्स और भी कम हो जाएंगे। बट ऑडिटर ऑडिट कर लेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह परफॉर्म कर लेगा, क्या वो सारे मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट कर लेगा? क्या वो सारे मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट कर लेगा? द आंसर इज नो, कि सर देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस, हम तो सारे मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट ऑल द मिस स्टेटमेंट्स। तो सर उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क, कि ऑडिटर ने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किया बट उसके बाद भी वो सारे मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो बोला साहब ऑडिट रिस्क का मतलब होता है समेशन ऑफ रोम एंड डिटेक्शन रिस्क। सबसे पहले आप रोम असेसमेंट करो, रोम का असेसमेंट करो, यानी इनहेरेंट रिस्क को कैलकुलेट करो, कंट्रोल रिस्क को कैलकुलेट करो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रोम आ जाएगा। फिर आप डिटेक्शन रिस्क का अनुमान लगाओ, और फिर आप तीनों का कंबाइंड असेसमेंट जब करोगे तो उसको हम ऑडिट रिस्क बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे साहब, ऑडिट रिस्क बोलेंगे। ठीक है जी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। अगेन आपको मैंने बोला डिटेल्ड में देखना बेटा, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में जाके देखना, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब देखना ऐसा 315 क्या बोलता है। एक तो ऐसा 315 बोलता है कि आपने साहब रोम आइडेंटिफाई करने का है, आपने क्या करना है, रोम आइडेंटिफाई करने का है, रोम असेस करने का है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस करना है। ठीक है जी, और रोम असेस करने के लिए आप क्या करोगे, आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग वगैरह लोगे। आप रोम असेसमेंट करने के लिए क्या करोगे साहब, आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग वगैरह लोगे। और रोम असेसमेंट करने के लिए आप जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे उन प्रोसीजर्स का नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या नाम है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। मैं हमेशा बताता हूं बेटा ऑडिट में ना दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है रैप, एक होता है फैप, एक होता है रैप, एक होता है फैप। तो मैं हमेशा बोलता हूं रैप करेंगे, फैप करेंगे, रैप करेंगे, फैप करेंगे। रैप करना इज द फर्स्ट स्टेप कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ले रहे हो, आप रोम का असेसमेंट कर रहे हो। आपने एक बार रैप परफॉर्म कर लिया तो उसके बाद अपने फैप करना है, मतलब अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। वो आएगा ऐसे 330 में, वो आएगा ऐसे 330 में, उसका इस स्टैंडर्ड में काम नहीं है।
तो सर सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को रोम आइडेंटिफाई करने का है। रोम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे साहब, रैप परफॉर्म करेंगे, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। अब रैप क्या होता है सर, रैप वो प्रोसीजर्स होते हैं जो ऑडिटर यूज करता है टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोम, either at the financial statement level or at the assertion level, either at the financial statement level or at the assertion level। ठीक है जी। पूरे ऑडिट में अपन बेसिक्स में यही डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या होता है, असर्शन लेवल क्या होता है। अगर किसी इन्वेंट्री में स्पेसिफिक रिस्क है तो उसको क्या बोलेंगे, असर्शन लेवल। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क है उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब साहब रैप के अंदर क्या क्या टेक्निक्स आती है, रैप के अंदर टेक्निक्स आती है IOI। क्या टेक्निक्स आती है, IOI। रैदर आप इसको ऐसे याद रखो, रैप के अंदर क्या क्या आता है सर, रैप के अंदर आता है जब आपको रैप परफॉर्म करने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, जब आपको रैप परफॉर्म करने के लिए बोला जाए आप क्या करोगे, आप बोलोगे ओ या, क्या बोलोगे आप, ओ या। तो जब आपको रैप परफॉर्म करने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, ओ या स्टाइल में बोलोगे, ओ या, ओ या। यानी O फॉर ऑब्जर्वेशन, O फॉर ऑब्जर्वेशन, I फॉर इंक्वायरी, I फॉर इंस्पेक्शन, I फॉर इंक्वायरी, I फॉर इंस्पेक्शन और A फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक जबरदस्त टेक्निक जिसकी बात हम ऐसे 520 में करते हैं, जिसके अंदर रेशियोज वगैरह आता है, जिसके अंदर कंपैरिजंस वगैरह आता है। ठीक है, तो रैप कैसे परफॉर्म करोगे, रैप के अंदर क्या आएगा, ओ या, यानी ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो आप रैप तो वैसे ही करोगे ना यार, पहले अंडरस्टैंडिंग लोगे, जाओगे मैनेजमेंट से पूछोगे, बातचीत करोगे, इंक्वायरी करोगे, उसका सर चाटोगे, ऑब्जर्व करोगे चीजों को, इंक्वायरी करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, थोड़ा बहुत रेशियो एनालिसिस वगैरह करोगे। क्या करोगे सर, थोड़ा बहुत रेशियो एनालिसिस वगैरह करके चलोगे। क्लियर है। लैगिंग का तो यार अभी कुछ कर नहीं सकते अगर लैग हो रहा है, बिकॉज आई थिंक इंटरनेट चल तो बराबर से रहा है, बट स्टिल अगर लैग हो रहा है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। बाद में वीडियोस एनीवेज यूट्यूब में रहने वाला है तो आप बाद में देख सकते हो। उसके बाद देखना सर, अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है रोम एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द असर्शन लेवल। ठीक है जी। इसके लिए ऑडिटर क्या करने वाला है, रैप करने वाला है। और इसके लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा, 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा सर, 4 स्टेप्स दिए हुए हैं, 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। बोला सबसे पहले ऑडिटर कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, बाय ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, बाय ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड द अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स। ओके सर। अब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, आप रिस्क के संग संग जैसे आप रिस्क को आइडेंटिफाई करोगे ना, आप साथ में क्या देखो कि अच्छा कौन सा रिस्क है उसके अगेंस्ट कौन से कंट्रोल्स हैं, कौन सा रिस्क है उसके अगेंस्ट कौन से कंट्रोल्स हैं, और साथ ही साथ वो क्या परवेसिव है क्या, वो क्या परवेसिव है क्या। ऐसे 705 के अंदर अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ता है ना परवेसिव, कि परवेसिव तो नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला हुआ तो नहीं है। तो आपने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किया, फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में आपको लगा कि यार गलत, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में दिक्कत हो सकती है, आपको ऐसा लगा कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत हो सकता है, तो आप एसेस करो कि उसके अगेंस्ट कंट्रोल्स कौन से हैं। आप ये एसेस करो कि क्या वो परवेसिव है, क्या वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, या वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करेगा, या फिर सिर्फ वो इन्वेंट्री वाले असर्शन को ही अफेक्ट करेगा। और फाइनली उसके होने की लाइक्लीहुड को एसेस करो और उसके मैग्नीट्यूड को एसेस करो, उसके होने की लाइक्लीहुड को एसेस करो और उसके मैग्नीट्यूड को एसेस करो। तो आपने क्या करना है, एसेस करना है, आइडेंटिफाइड रिस्क इवैल्यूएट करना है, क्या उनका परवेसिव इंपैक्ट है एंड वेदर इट कैन पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शंस। आपने रिलेट करना है आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो एट रॉन्ग एट द असर्शन लेवल। और आपने फाइनली उस चीज के होने की संभावना को एसेस करनी है, लाइक्लीहुड को एसेस करनी है और उसके मैग्नीट्यूड को एसेस करना है। और आप ये जो रोम का असेसमेंट करोगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी करोगे साहब, असर्शन लेवल पे भी करोगे, असर्शन लेवल पे भी करोगे। ठीक है। अब सर हम अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे एंटिटी का और अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे इसके एनवायरनमेंट का। हम अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे एंटिटी का, अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे इसके एनवायरनमेंट का। फॉर एग्जांपल लेट अस से आपके पास ना इन्फोसिस का ऑडिट का ऑफर आया, आप क्या अंडरस्टैंडिंग लोगे, लॉजिकली सोचो। अच्छा इन्फोसिस कौन सा इंडस्ट्री में है, अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छा कौन सा इंडस्ट्री में बिलोंग करता है, अच्छा एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, यही सारा अंडरस्टैंडिंग लोगे ना। तो क्वाइट लॉजिकल यही सारी चीजें हैं। तो ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा किन चीजों का, रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल एफआरएफ, नेचर ऑफ एंटिटी, द ओनरशिप स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंटिटी सिलेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। उसके अलावा साहब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लोगे।
अब ये पूरा डिस्कशन इंटरनल कंट्रोल का डिस्कशन, ये रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में बराबर से किया हुआ है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि अगर इंटरनल कंट्रोल की बात करें तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के सर 5 कंपोनेंट्स होते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में मैंने आपको बढ़िया से कराया हुआ है। कौन से 5 कंपोनेंट्स होते थे, रिकॉल करवा देता हूं। याद करने का तरीका था सीए का एम। सी से आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट कि साहब एंटिटी का कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, काम करने वाले लोग कैसे हैं। ए से एक्टिविटीज यानी कंट्रोल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। ए से असेसमेंट प्रोसीजर्स यानी एंटिटी लेवल पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन से हैं, यानी एंटिटी ने कौन कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है। आई फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम और एम से मॉनिटरिंग, ये 5 कंपोनेंट्स है अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये सारा कुछ रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया है। बस ये इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स का जो इंटरनल कंट्रोल के जो कंपोनेंट्स थे उसका एक बार अपन ने दोबारा से रिकॉल कर लिया, बिकॉज ऐसे 330 में भी इसका जरूरत पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स हुआ करते थे, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक कंट्रोल एक्टिविटीज, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फ्रॉम द एंटिटी लेवल, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम फॉर मॉनिटरिंग, सीए का एम। उसके बाद अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है सर, रिस्क दैट रिक्वायर्ड स्पेशल कंसिडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब रोम का असेसमेंट करोगे आप ये देखोगे अब कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट है, कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट है, बिकॉज जो रिस्क ज्यादा सिग्निफिकेंट है आप उनमें ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, जो रिस्क ज्यादा सिग्निफिकेंट है आप उनमें ज्यादा प्रायोरिटी देके चलोगे। तो व्हाट आर द रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, तो यहां पे ना कुल मिला के 6 रिस्क हैं दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका जिक्र बार बार अलग अलग जगह देखने को मिलता है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलता है। रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, सबसे पहला रिस्क ऑफ फ्रॉड, सबसे पहला साहब रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि आप ये देखोगे कि पार्टिकुलरली ये जो भी रिस्क है ये फ्रॉड की वजह से है या एरर की वजह से है। एरर की वजह से है मतलब रिस्क इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अगर फ्रॉड की वजह से है मतलब नियत खराब है, नियत डामाडोल है, तो यहां पे साहब रिस्क सिग्निफिकेंट है। तो ऐसे 240 जब हम करते हैं तो यहां भी ये टॉपिक का रेफरेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा रिस्क इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ आप कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई मेजर ट्रांजैक्शन कर रहे हो एंड मान लीजिए दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो एक स्पेशल कंसिडरेशन वाला रिस्क है। इसका रेफरेंस अपने को ऐसे 550 में भी देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात करें जहां भी जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह की बात होती है, जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह की बात होती है, तो जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह की बात होती है तो सर एस्टिमेट्स को मेजर करने के लिए ना मैनेजमेंट का जजमेंट एक्सरसाइज होता है, सब्जेक्टिविटी यूज होती है। एस्टिमेट्स को मेजर करने के लिए क्या क्या होता है सर, मैनेजमेंट का जजमेंट एक्सरसाइज होता है, सब्जेक्टिविटी यूज होता है। तो उसमें अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज्यादा है, तो उसमें अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज जो एस्टिमेट्स लगते हैं बनते हैं वो फ्यूचर के रिगार्डिंग बनते हैं, तो वहां पे अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो दैट इज वन ऑफ द एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो देखना सर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क, स्पेशली दोज मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग वाइड रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी। इसका इंप्लीकेशन अपने को ऐसे 540 में देखने को मिलता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का रिस्क, फॉर एग्जांपल सिंपल ट्रांजैक्शन एंटर नहीं करके ना मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है। ए को बी को पैसा देना था लेकिन बी को डायरेक्टली पैसा नहीं देकर वो पहले सी को दे रहा है, फिर सी से डी को दिलवा रहा है, फिर डी से बी को दिलवा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंटर्स करवा रहा है ताकि लोगों को बात समझ में ना आए, ताकि लोगों को बात समझ में ना आए, तो ट्रांजैक्शन को कॉम्प्लेक्स कर रहा है, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क का एग्जांपल है। एंड फाइनली आप याद करके चलो, कोई भी रिस्क दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस दैट अपीयर्स टू बी अनयूजुअल, ठीक है ना। तो कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस दैट अपीयर्स टू बी अनयूजुअल। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके द्वारा मैं अपनी ऑडिट की क्लासेस सेल करता हूं, ऑडिट सागा, ठीक है। तो मेरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके थ्रू मैं क्या करता हूं सर, अपनी ऑडिट की क्लासेस सेल करता हूं, जिसको बोलते हैं ऑडिट सागा। अब आप क्या कर रहे हो सर, मेरे इस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो। आपने देखा ऑडिट सागा कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन एंटर किया है, और 10 करोड़ का आईफोन परचेज किया गया है।
आप बोलोगे सर ये क्या है, आप बुक्स परचेज करो समझ में आता है, पेन ड्राइव परचेज करो समझ में आता है, एजुकेशन रिलेटेड चीजें परचेज करो समझ में आता है, आईफोन परचेज किया है, दिस इज वेरी अनयूजुअल, दिस इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, सिग्निफिकेंट रिस्क है साहब, फ्रॉड हो सकता है, फिक्चर्स हो सकता है वो ट्रांजैक्शन, अलर्ट होना चाहिए आपको। तो दिस इज वन ऑफ द एरिया जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की जो भी बातें हैं ना, मैंने तुमको रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में कराया, तो एक बार वो चैप्टर बढ़िया से देख लेना। अब जब जब ऐसे 315 आएगा वहां वहां ऐसे 330 आएगा, जब जब ऐसे 315 आएगा वहां वहां ऐसे 330 आएगा। 315 330 के बिना अधूरा है, 330 315 के बिना अधूरा है। 330 तब तक नहीं आ सकता जब तक 315 परफॉर्म ना कर लो, और 315 परफॉर्म कर लो बट 330 को लेकर ना आओ, तो 315 परफॉर्म करके कोई मतलब ही नहीं बनता। तो 315 में आप रिस्क असेसमेंट करते हो और 330 में आप रिस्पॉन्स डिजाइन करते हो। क्या करते हो सर? रिस्पॉन्स डिजाइन करते हो। तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू द एसेस्ड रिस्क। अब आपने क्या करना है सर? आपने रिस्पॉन्स डिजाइन करना है, और रिस्पॉन्स डिजाइन करने के लिए आप क्या करोगे? फैप परफॉर्म करोगे। रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर रहे थे? रैप परफॉर्म कर रहे थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। लेकिन रिस्पॉन्सेस डिजाइन करने के लिए आप क्या करोगे? फैप परफॉर्म करोगे, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है जी। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर मेनली दो चीजें आती हैं साहब, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आता है, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब आप कंट्रोल की टेस्टिंग करते हो, देखते हो इंटरनल कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं, देखते हो इंटरनल कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं। क्योंकि आपने जब रोम का असेसमेंट किया था, तो आपने एक अंदाजा लगाया था इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। आपने जब रोम का असेसमेंट किया था, जब रैप परफॉर्म किया था, आपने एक अंदाजा लगाया था कि कंट्रोल्स कैसे हैं। जैसा ही टोल्ड यू कि आपने बोला कि कंट्रोल 75% इफेक्टिव है, तो वो आपका असेसमेंट था कि कंट्रोल 75% इफेक्टिव है। लेकिन सिर्फ असेसमेंट करने से क्या होगा? एविडेंस भी तो लेना होगा, प्रोसीजर्स भी तो परफॉर्म करने होंगे टू फाइंड आउट वेदर योर असेसमेंट इज करेक्ट, वेदर इट इज रियली 75% इफेक्टिव। तो उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब आपने साहब कंट्रोल की टेस्टिंग कर ली, उसके बाद आपको अमाउंट टेस्टिंग करनी होती है। आपको अमाउंट की टेस्टिंग करनी होती है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्चुअल में ऑडिट करना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करनी होती है, जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स जिसको हम वाउचिंग वेरिफिकेशन भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा प्यारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हमारा दुलारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जिसकी बातें हम ऐसे 520 में करते हैं। मतलब रेशियो एनालिसिस वगैरह हो गया, कंपैरिजंस वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। ओके सर, अब देखना सबसे पहले ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रोम। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रोम, बोला साहब आपने क्या परफॉर्म करना है? फैप परफॉर्म करना है। आपने क्या परफॉर्म करना है? फैप परफॉर्म करना है। फैप परफॉर्म करते वक्त आप क्या कंसीडर करोगे? फैप परफॉर्म करते वक्त आप कौन से फैक्टर्स कंसीडर करोगे? सबसे पहले आपने 315 में क्या किया था बेटा? असेसमेंट ऑफ रोम किया था। क्या किया था आपने? असेसमेंट ऑफ रोम किया था एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड द असर्शन लेवल, एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। जब भी हम कहते हैं ना कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को असेस किया एट द असर्शन लेवल, वहां तीन गोल्डन वर्ड्स आते हैं, वो तीन गोल्डन वर्ड्स कौन से होते हैं? हर चीज में वो मत सोचा करो यार, हर चीज में आईएलयू मत सोचा करो। यहां तीन गोल्डन वर्ड्स होते हैं, एसीडी मतलब अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिस्क्लोजर्स। कि जब भी हम रिस्क का असेसमेंट करते हैं एट द असर्शन लेवल, तो बेसिकली हम अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर तीनों लेवल्स में करते हैं। तो आपने 315 में क्या किया सर? रिस्क असेसमेंट किया एट द असर्शन लेवल फॉर एवरी अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। अब आपने जो भी रिस्क असेसमेंट किया है ना वहां पे, कौन से रिस्क असेसमेंट किया था सर वहां पे? या तो इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट किया था, या तो कंट्रोल रिस्क असेसमेंट किया था। आपने 315 में रोम का जब असेसमेंट किया था, तो या तो आपने इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट किया था या कंट्रोल रिस्क असेसमेंट किया था। जब आपने इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट किया था, तो मैंने क्या बताया था? कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द असर्शन, अकॉर्डिंगली आपने असेसमेंट किया था। और जब आपने कंट्रोल रिस्क असेसमेंट किया था, तो आपने कंसीडर किया था कंट्रोल्स कैसे हैं। ठीक है, अब फैप परफॉर्म करते वक्त आपने क्या डिसाइड करना है कि साहब जो भी आपने असेसमेंट किया था 315 में, इनहेरेंट रिस्क का, कंट्रोल रिस्क का, उसका रीजन फॉर असेसमेंट क्या था? आपने कंसीडर करके चलना है उसका रीजन फॉर असेसमेंट क्या था। Consider the reasons for assessment given to the ROM at the assertion level for each account balance, class of transaction, disclosure, including likelihood of material misstatements due to particular characteristic of ACD, that is the inherent risk,
एंड वेदर द रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल्स, दैट इज द कंट्रोल रिस्क। और जितना ज्यादा आपका रिस्क असेसमेंट होगा उतना ज्यादा आप परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लोगे, जितना ज्यादा आपका रिस्क असेसमेंट होगा उतना ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेके चलोगे। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे साहब, कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। बिकॉज बोला जाता है कि पहले आप कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कंट्रोल्स कैसे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आप नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेना। डिपेंडिंग ऑन दैट आप नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेना। सबसे पहले साहब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता क्या है, ये वो प्रोसीजर्स हैं जिसको परफॉर्म करके आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस को चेक करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने रोम के असेसमेंट के वक्त क्या समझा था कि इंटरनल कंट्रोल इज 75% इफेक्टिव। तो वो सारे प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करोगे टू चेक वेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज 75% इफेक्टिव, whether it is capable in preventing, detecting, correcting material misstatements, उन्हीं प्रोसीजर्स को बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है जी। अब आपने रोम के असेसमेंट के वक्त अंदाजा लगाया था कि यस इंटरनल कंट्रोल इज 75% इफेक्टिव, तो आपको यहां पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना होगा, एविडेंसेस लेने होंगे टू कंफर्म वेदर योर असेसमेंट वाज करेक्ट, टू कंफर्म वेदर योर असेसमेंट वाज करेक्ट, वेदर योर एक्सपेक्टेशन वाज करेक्ट। तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मेनली ना दो कारणों से करते हो, समझना। दो कारण कौन से, सबसे पहले आपने इनिशियली असेसमेंट किया था कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, 75% इफेक्टिव है, तो यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द कंट्रोल्स आर रियली 75% इफेक्टिव। एंड दूसरी चीज, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकता। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अपने आप में खाली सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दे सकता, खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करोगे तो एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलेगा, तो आपको कंट्रोल्स की चेकिंग भी करनी होती है। तो auditor shall perform test of controls to obtain audit evidence regarding operating effectiveness of relevant controls. When auditor's assessment of ROM at assertion level includes the expectation that controls are operating effectively. अगर आपका expectation ये था controls effective नहीं है, तो ठीक है ना यार, अगर आपका expectation यही था कि controls effective नहीं है, तो आप ज्यादा substantive procedures perform करके चलो। बट अगर आपका expectation ये है कि controls effective है, इसका implication क्या आएगा, आप अपने substantive procedures को कम कर दोगे। So before reducing your substantive procedures, you perform test of controls and find out whether your expectation was correct. In designing and performing test of controls, auditors shall obtain more persuasive evidences, greater the reliance auditor places on the test of controls. फिर आता है साहब substantive procedures. Substantive procedures मतलब अब अमाउंट की चेकिंग हो रही है। अब आप क्या करोगे, वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे ताकि आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट कर पाओ एट असर्शन लेवल। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब अकाउंट बैलेंसेस चेक करना, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस चेक करना, डिस्क्लोजर्स चेक करना। टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब हो गया वाउचिंग वेरिफिकेशन, और या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ना वो सारा चीज आ जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, ये सारा कुछ टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर आ जाता है। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर आप या तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स करोगे या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। अच्छा सर, मान लो रिस्क बहुत ही कम है, मान लो सर रिस्क बहुत ही कम है, रोम का असेसमेंट जो आपने किया था 315 में, आपका रोम का असेसमेंट ये बोलता है कि रोम बहुत ही कम है, रोम ना के बराबर है, तो क्या आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। चाहे आपका रोम का असेसमेंट कुछ भी कहता हो, चाहे रोम कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन ऐसे 330 क्लियर शब्दों में कहता है, irrespective of the assessed risk of material misstatement, auditor shall perform substantive procedures for each material class of account balances, class of transactions and disclosures. क्योंकि ऑडिटर का जो असेसमेंट ऑफ रिस्क है ना साहब, वो जजमेंटल है, जरूरी नहीं है कि उसने सारा रोम आइडेंटिफाई किया हो, और इंटरनल कंट्रोल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, सो दैट इज वाई आप उस पर पूरा भरोसा करके नहीं चल सकते। इसका एक क्वेश्चन भी है, देखना, डिस्पाइट द लो assessed risk of material misstatement, can the auditor choose to send external confirmation request to third parties for confirmation of material contracts entered by them? अब साहब आप बोलोगे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड तो ऐसे 505 है, अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड 505 है तो हम ऐसे 330 में क्या कर रहे हैं? बेटा ऐसे 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड है, वो ये बताता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन में करना क्या होता है।
वो ये बताता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन में प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे, क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है कि नहीं लेना है वो तो ऐसे 330 बताता है। आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर डिसाइड करते हो कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने लेना है कि नहीं लेना है, वो तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर आता है, वो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर आता है। तो अगर रोम का असेसमेंट कम है फिर भी ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना चाहता है तो ले सकता है कि नहीं, बिल्कुल ले सकता है, बिकॉज हमने पढ़ा था that irrespective of the risk assessed, auditor can always perform substantive procedures for each and every material class of transactions, account balances and disclosures, right। और फिर ये दो रीजंस दिए थे कि ऑडिटर का जो असेसमेंट ऑफ रिस्क होता है वो जजमेंटल होता है, हो सकता है वो सारा रोम आइडेंटिफाई ना कर पाए, एंड देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी, अपने को ये पूरी बातें समझ में आ गई। उसके बाद देखना एक क्वेश्चन है, सर आपको हर साल के कंट्रोल्स बार बार चेक करने की जरूरत है क्या, हर साल के कंट्रोल्स बार बार चेक करने की जरूरत है क्या, क्या आप कंट्रोल्स हर साल बार बार चेक करोगे क्या। देखो बेटा, अगर तुमने पिछले साल कंट्रोल्स चेक किया था उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस लिए थे, अगर तुमको लग रहा है कि करंट ईयर में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं तब तो आपको कंट्रोल्स को दोबारा से चेक करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि कंट्रोल में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, पहले तुमने चेकिंग किया था कंट्रोल्स का और अब उसके बाद कुछ ज्यादा चेंजेस हुआ नहीं है कंट्रोल में, तब आप 3 साल में एक बार कंट्रोल्स की टेस्टिंग करके काम चला सकते हो। आप 3 साल में एक बार कंट्रोल की टेस्टिंग करके काम चला सकते हो। और ओवरऑल इसके एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स वारंटिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, व्हाट आर द फैक्टर्स वारंटिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपको कब कब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दोबारा से परफॉर्म करना होगा। फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब पहले तो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया था, मगर वो कब कब, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जब आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब देखना सर बहुत सिंपल है, कंट्रोल्स की जब बात करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स की बात करते हैं, याद रखना इंटरनल कंट्रोल के 5 एलिमेंट्स थे, सीए का एम, इंटरनल कंट्रोल्स के 5 एलिमेंट्स थे बेटा, दैट इज सीए का एम। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स थे सीए का एम, कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉनिटरिंग। आप देखना सर्कमस्टेंसेस की कब कब अपने को कंट्रोल्स को रीटेस्टिंग करना है। पहला पॉइंट ये आ गया, कंट्रोल इन्वायरमेंट, और दूसरा पॉइंट ये आ गया मॉनिटरिंग। मतलब सीए का एम का सीएम उठा लो, सीए का एम का सीएम उठा लो, 2 पॉइंट तो यही आ जाएंगे। फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एक आप देखना डेफिशिएंसी कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट में कमी है साहब, काम करने वाले लोग अच्छे नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी अच्छा नहीं है, नियत खराब है लोगों की, कंट्रोल्स को बार बार टेस्ट करते हुए चलो। डेफिशिएंट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग बराबर नहीं हो रही, तब कैसे भरोसा कर सकते हो उनमें, दोबारा से चेक करते हुए चलो। या फिर देखो कंट्रोल्स 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक ऑटोमेटेड एक मैनुअल। मैनुअल एलिमेंट ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा है, आप ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में तो भरोसा कर सकते हो, मैनुअल कंट्रोल ज्यादा है तो रीटेस्ट करके चलो। लोग चेंज हो गया साहब तो कंट्रोल को दोबारा से रीटेस्ट करके चलो। जो जनरल आईटी कंट्रोल्स है साहब उसमें कमी है, जो जनरल आईटी कंट्रोल्स है साहब उसमें कमी है, तो अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स में भी कमी है तो कंट्रोल्स को रीटेस्ट करके चलो। अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स में भी कमी है तो कंट्रोल्स को रीटेस्ट करके चलो। या फिर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए जिसकी वजह से कंट्रोल्स को चेंज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल नए इंड एएस आ गए, अगर नए इंड एएस आ गए तो यार जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होगा उनमें भी तो चेंजेस करना पड़ेगा ना। जीएसटी के रेट्स चेंज हो गए तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उनमें भी तो चेंजेस करने होंगे ना। टीडीएस का रेट चेंज हो गया, जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उनमें भी तो चेंजेस करना पड़ेगा ना, तो आपको दोबारा से उसको टेस्ट करना पड़ेगा। पिछले साल हो सकता है आपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग बराबर से की थी, बट दोबारा से आपको चेक करना पड़ेगा बिकॉज सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया। तो फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एक क्वेश्चन और आता है सर, एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए आपने कंट्रोल्स के बारे में एविडेंस लिया था ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड, आपने कंट्रोल्स के बारे में एविडेंस लिया था सर ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड। मान लीजिए लेट अस से आपने 6 महीने के बारे में तो, या लेट अस से आपने लेट अस या 6 महीना ले लेते हैं, आपने 6 महीने के बारे में तो ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल का एविडेंस ले रखा है, आपने 6 महीने के बारे में तो ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल का एविडेंस ले रखा है, तो आप क्या करोगे। बोला साहब 6 महीने का एविडेंस ले रखा है, एक काम करो रिमेनिंग पीरियड के लिए एडिशनल एविडेंस ले लो।
जो बचे हुए 6 महीने हैं उसके लिए एडिशनल एविडेंस ले लो। और आप ये देख लो कि इंटरिम पीरियड के बाद कंट्रोल में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है क्या। आप ये देख लो कि उस इंटरिम पीरियड के बाद कंट्रोल में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है क्या। आप ये देख लो कि उस इंटरिम पीरियड के बाद कंट्रोल में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है क्या। उस इंटरिम पीरियड के बाद कंट्रोल में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है क्या। आप ये चीज देख लेना। इसी के ऊपर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखना यहां पे क्या पूछा है। While formulating the audit plan and responding to the risk of material misstatement identified and assessed in related party transactions and relationships, मतलब related party transactions की बात हो रही है तो सर ऐसा लग रहा है कि 550 भी कहीं ना कहीं आएगा। Mr. K, the engagement manager of audit team of ABC Limited, decided to rely upon internal controls placed for identification and disclosure of related party transactions and relations in accordance with IFRF। तो मिस्टर के जो एंगेजमेंट पार्टनर है ऑडिट टीम ऑफ एविस लिमिटेड का, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई करूंगा, प्लेस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर रिलाई करने का डिसीजन लिया, मतलब 315 में जब रिस्क असेसमेंट किया तो उनको लगा कि कंट्रोल्स अच्छे हैं, उनमें रिलाई कर लेना चाहिए। तो साहब लगने से कुछ नहीं होता, आपको 330 के अकॉर्डिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना पड़ेगा और एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि जो एक्सपेक्टेशन था वो सही था कि नहीं था। एक तो ऐसे 550 का रेफरेंस दे देना कि ऐसे 550 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है सर, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई रिस्क मिला तो रिस्पॉन्ड करना होता है। तो एक तो 550 का रेफरेंस दे देना और फिर पार्टिकुलरली 315 और 330 का इंप्लीकेशन आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मिस्टर के द नेसेसिटी टू ऑब्टेन साई, मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ऑल्सो गाइड वेदर मेजर्स के कैन यूज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन regarding operative effectiveness of controls on identification and disclosure of related party relationships and transactions in the interim period। तो भाई साहब एक तो ऐसे 550 का रेफरेंस आ जाएगा कि ऐसे 550 के अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता है, रोम का असेसमेंट करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ऐसे 315 का असेसमेंट आ सकता है कि ऐसे 315 के अकॉर्डिंग भी आपने इनिशियली रोम का असेसमेंट किया था और आपने सोचा कि मैं इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करूंगा, बट ऐसे 330 के अकॉर्डिंग आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट लिख दीजिए। वो जो पूरा का पूरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पैराग्राफ है ये पूरा बता दीजिए कि 330 के अकॉर्डिंग ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना होता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स when auditor's expectation of ROM includes the expectation that controls are being effective। और उसके बाद क्वेश्चन में इंटरिम पीरियड वाला पॉइंट भी पूछा था, तो ये जो इंटरिम पीरियड वाला पॉइंट है ये भी बता दीजिए, ये जो इंटरिम पीरियड वाला पॉइंट है ये भी बता दीजिए। तो यहां मैंने आंसर में हिंट्स दिया हुआ है कि ऐसे 550 का पार्ट रेफर कर दीजिए, एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पार्ट एंड रेफर द पार्ट व्हेन द ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंसेस ऑफ कंट्रोल्स ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड। तो यहां मैंने आपको हिंट्स देके रखे हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकुलरली आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखना, क्वेश्चन नंबर 1 का, डिस्कस द फैक्टर्स दैट में वारंट द रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। डिस्कस द फैक्टर्स दैट में वारंट द रीटेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कि कब कब आपको कंट्रोल्स को रिटेस्ट करना होगा, कब कब आपको कंट्रोल्स को रिटेस्ट करके चलना होगा। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। डेफिशिएंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, डेफिशिएंट मॉनिटरिंग, मैनुअल एलिमेंट बहुत ज्यादा है, लोग चेंज हो गए, सर्कमस्टांसेस बदल गए, हालात बदल गए, लोग बदल गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब, रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स करके चलना पड़ेगा।